नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 43BH की। अब ये जो सेक्शन है इसने काफ़ी सारे बिजनेसेस की क्रेडिट साइकिल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करके रखा हुआ है। काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो है, जो हमारे व्यापारी दोस्त है, इससे परेशान भी है। कुछ बिजनेसेस के लिए काफ़ी अच्छा भी है। तो एक्चुअल में ये सेक्शन में प्रॉब्लम इतनी अराइज इसलिए हो रही है क्योंकि ये सेक्शन ये बात बोलता है कि कोई भी बायर जिससे हम माल खरीद रहे हैं, हमें कोई भी उसको पेमेंट करना है या कोई भी खर्चे का पेमेंट करना है, अगर हम टाइम पे उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उस खर्चे का जो डिडक्शन है वो हमें नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने किसी से माल खरीदा 1 करोड़ रुपए का और अगर टाइम पे मैं पेमेंट नहीं करता हूं तो वो जो 1 करोड़ रुपए का जो मुझे डिडक्शन मिलना था, जो परचेज का डिडक्शन मिलना था, वो नहीं मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि 1 करोड़ का अगर मान लो 30% से मेरे को टैक्स लगना है तो 30% से मेरे को ज़्यादा टैक्स लगेगा, मतलब 30 लाख से ज़्यादा टैक्स भरना है। तो इस सेक्शन ने इसी तरीके से बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन को परेशान करके रखा है। तो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे, इस सेक्शन को पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या टाइम लिमिट है, किन लोगों पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है, किन पे नहीं है, और आखिरी में एक बोनस टिप ज़रूर दूंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप वीडियो को आखिरी तक देखो, जिससे कि अगर इस सेक्शन को आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया या कंप्लाई नहीं करा है तो अभी भी टाइम है, हम उसे किस तरीके से कंप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेक्शन 43BH को अपन डिस्कस करने के पहले 43B का एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। अब सेक्शन 43B क्या बात करता था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर? वो एक सिंपल सी बात ये करता था कि ये जो पर्टिकुलर खर्चे हैं, अगर आपने इनका एक्चुअल में पेमेंट करा है तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। मतलब ये एक डिसअलाउंस सेक्शन था और ये बात ये करता था कि अगर आपने इन खर्चों का, जो पर्टिकुलर खर्चे 43B के अंदर लिखे हुए थे, उनका अगर आपने पेमेंट कर दिया है, एक्चुअल पेमेंट करा है, तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। अब उसके अंदर एक लाइन और लिखी हुई थी कि इन पर्टिकुलर खर्चों को अगर आपने पेमेंट करा है और अगर आपने जो आपकी 139(1) की जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, फॉर एग्जांपल 31 अक्टूबर, जैसे कि 23-24 का में आपने इन खर्चों को बुक करा और 31 अक्टूबर 2024 तक अगर आप पेमेंट कर देते हो जो रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले, तो भी हमें 23-24 के अंदर अंदर उन खर्चों का रिडक्शन मिल जाएगा। अब मान लो अगर हमने उन खर्चों का पेमेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं करा, उसके बाद में करा, तो डिडक्शन कब मिलेगा? तो भाई साहब आपको अगले साल मिलेगा, मतलब कि 24-25 में डिडक्शन मिलेगा। तो सेक्शन 43B ये बात करता है। अब 43BH पे आ जाता है। अब 43BH क्या बात करता है कि अगर कोई भी सम पेबल है, सम पेबल की बात करिए यहाँ पे, मतलब कि हमें कोई भी पेमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई माल खरीदा, उससे रिलेटेड पेमेंट करना है, कोई और खर्चे का पेमेंट करना है। किसको करना है? माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, जो कि रजिस्टर्ड है MSME एक्ट के तहत। मतलब कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करी गई है, मीडियम इंटरप्राइजेस की बात नहीं करी गई है। तीसरी चीज इसके अंदर ये आती है कि माइक्रो इंटरप्राइज मतलब क्या, स्मॉल इंटरप्राइज मतलब क्या। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस उन इंटरप्राइजेस को बोला गया है जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का और टर्नओवर 10 करोड़ तक का, उसे माइक्रो इंटरप्राइज बोला गया है। और स्मॉल इंटरप्राइज मतलब जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ का है, तो उन्हें स्मॉल इंटरप्राइजेस बोला गया है। अब इस सेक्शन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये हर किसी पे एप्लीकेबल है। तो देखो, ये सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कर रहा है और जो सर्विस में है, सिर्फ उन पे एप्लीकेबल है। मतलब अगर कोई रिटेलर है, कोई ट्रेडर है, कोई होलसेलर है, उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि वो अगर उनका जो रजिस्ट्रेशन है MSME एक्ट के हिसाब से, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वालों को काउंट करा गया है, रिटेलर, होलसेलर, ट्रेडरों को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि 43BH में तो लिख दिया था कि जो भी टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट इनकम टैक्स के तहत नहीं बताई गई थी। टाइम लिमिट में बोल दिया था कि जो MSME एक्ट में टाइम लिमिट दी गई है उसके तहत अगर आपने पेमेंट कर दिया तो ठीक है, वरना हम आपका जो है डिसअलाउंस कर देंगे एक्सपेंडिचर का, या जो भी आपने परचेस करा उसका डिसअलाउंस कर देंगे। तो टाइम लिमिट क्या है? तो देखो, बहुत सिंपल सा इसका रूल है टाइम लिमिट का कि अगर बायर और सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट है तो टाइम लिमिट है 45 डेज की, और अगर बायर और सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो टाइम लिमिट है 15 दिन की। मतलब कि अगर एग्रीमेंट है, कोई भी अनुबंध है, जैसे कि इनवॉइस पे लिखा हुआ है या प्रॉपर एग्रीमेंट है, कुछ भी है, तो 45 डेज की टाइम लिमिट है, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन की टाइम लिमिट है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हो रहे होंगे कि सर सेक्शन तो हमने पूरा का पूरा एलेबोरेट कर लिया, पर अब हम इन सेक्शनों को थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला कि जो 43B और 43BH है,
अब 43B के अंदर मैंने बोला था कि अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उसी साल में आपको खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, और अगर आपने उसके बाद में पेमेंट करा तो उसके अगले साल खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। पर 43BH में इस बात को उन्होंने खारिज कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। मतलब अगर आपने कोई माल खरीदा है, किसी को पेमेंट करना है जो कि MSME एक्ट के तहत रजिस्टर है, तो आपको उसका पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट कब तक करना है, उसी साल में करना है। मतलब कि अगर 23-24 में आपने किसी से माल खरीदा हुआ है तो 45 दिन की जो टाइम लिमिट है, 45 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। पहली बात, अगर मान लो 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर रहा है तो आपको ब्याज लगेगा, पर ब्याज MSME एक्ट के हिसाब से लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट में इसकी कोई बात नहीं करी गई है। पर क्या अगर 45 दिन के अंदर पेमेंट हमने नहीं कर पाए तो क्या हमारा जो खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होएगा। उसी साल के अंदर, मतलब कि 23-24 में हमने वो खर्चा करा है, तो अगर 31 मार्च 2024 के पहले पहले अगर हमने उसका एक्चुअल पेमेंट कर दिया है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हमने उसका एक्चुअल पेमेंट कर दिया है तो उस खर्चे का डिडक्शन हमें मिलेगा। क्योंकि इन सेक्शन के अंदर जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग की जो डेट थी कि वहां तक अगर आपने पेमेंट करा है तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, उस बात को हटा दिया है। तो मतलब जिस साल में आपने पेमेंट करा है उसी साल में डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल के तहत अपन समझते हैं। मैंने किसी से माल खरीदा, कब खरीदा? 1 जनवरी 2024 को मैंने माल खरीदा। 45 दिन के अंदर मुझे पेमेंट करना था। मतलब कि 45 दिन अगर हम गिने तो 15 फरवरी होती है। 15 फरवरी के अंदर अंदर हमें पेमेंट करना था। बाई चांस मैं पेमेंट नहीं कर पाया, क्या मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा? मान लो मैंने पेमेंट कब करा? मैंने पेमेंट करा 19 मार्च को। 19 मार्च को मैंने उसका पेमेंट कर दिया, क्या मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसी साल में पेमेंट कर दिया है। अब सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं पेमेंट कर पाया 15 अप्रैल को, मैंने 19 मार्च को पेमेंट नहीं कर पाया, मैं 19 मार्च की जगह 15 अप्रैल को पेमेंट कर पाया, तो क्या मेरे को इस खर्चे का डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्ट में यह बात साफ साफ स्पेसिफाई करी गई है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 20 मार्च को कोई माल खरीदा किसी से। अब 45 दिन के अंदर अंदर मेरे को उसको पेमेंट करना है। अब 20 मार्च का बाद में 45 दिन अगर हम गिने तो 5 मई आती है। तो 5 मई के अंदर अंदर अगर मान लो मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट कर दिया, एक्चुअल पेमेंट कर दिया, तो खर्चे का डिडक्शन मेरे को मिलेगा। जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में क्या खर्चे का डिडक्शन मेरे को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर मान लो मैंने 5 मई को पेमेंट नहीं कर पाया, मान लो मैं 7 मई को पेमेंट कर पाया, मतलब 45 दिन मेरे चले गए, तो क्या अब मेरे को खर्चे का डिडक्शन मिलेगा 23-24 में? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो क्या कभी भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पर वो खर्चे का डिडक्शन आपको 24-25 के अंदर मिलेगा, पर 23-24 में नहीं मिलेगा। मतलब कि मेरे को टैक्स भरना है, अगर मान लो मैंने कोई माल खरीदा है तो उस खर्चे का डिसअलाउंस हो जाएगा, तो उस पर मेरे को टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सर अगर मान लो जो मैंने एक माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की एक लिमिट की बात करी थी कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब सिंपल सीधी सी बात है, सर मेरा टर्नओवर तो अंदर ही है और मेरी जो प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है, मैं मतलब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर आता हूँ, पर मैं MSME एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं हूँ, तो क्या इन सब बेनिफिट्स का ये सब बेनिफिट मैं ले पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर बोला गया है कि जो MSME एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है सिर्फ उसी को बेनिफिट मिलेंगे। भले आपका टर्नओवर नहीं है उतना, आप फॉल कर रहे हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लेकर के रखा है तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो लास्ट में आते हैं हम हमारी बोनस टिप पे। प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज हो रही है? प्रॉब्लम जो मैंने एग्जाम्पल समझाए थे कि कुछ लोगों ने फरवरी में माल खरीदा है, मार्च में माल खरीद के रखा हुआ है और उसका वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या जनवरी में माल खरीदा है पर 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि भाई साहब एक क्रेडिट साइकिल होती है हर बिजनेस की, तो नहीं कर पाते, पेमेंट नहीं होता खाते में पैसा। और मान लो उनका 31 मार्च की तारीख निकल चुकी है, मतलब एक्चुअल पेमेंट का डिडक्शन हमें उस 23-24 में तो नहीं मिल पा रहा है, तो अब 24-25 में मिलेगा। पर सर प्रॉब्लम ये है कि हमको तो 23-24 में डिडक्शन चाहिए, क्योंकि मैंने सेल तो बुक करके रखी है। अब उसके अगेंस्ट में जो परचेज है, अगर मैं उसको बुक नहीं करूं तो मेरा तो टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? तो देखो इसके अंदर एक सुझाव ये है कि आप मार्च के चेक फाड़ लो अभी से आप मार्च के चेक फाड़ के रखो, और 3 महीने लगते हैं किसी भी चेक को क्लियर होने के लिए। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये आपके BRS में शो हो जाएगा। मतलब कि जो आपकी बैंक की बुक है उसमें तो मार्च में आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है, भले बैंक में जो चेक है वो बाद में लगेगा, अप्रैल में लगेगा,
तो जो फाइनेंशियल्स बनते हैं वो तो अपनी बैंक के हिसाब से बनते हैं, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये एक बीआरएस के अंदर एक एंट्री आ जाएगी। तो आप इस तरीके से उस खर्चे का डिडक्शन वहां पे ले सकते हो। तो ये एक बोनस टिप है। अगर आप इन सब चीज़ों को कंप्लाई करना, इन सेक्शन जो सेक्शन है उसका कंप्लायंस करना अगर आपसे छूट गया है तो आप इस तरीके से इसको कंप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो से आपको कुछ पॉजिटिव इनपुट्स मिले हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, मेरी वजह से अगर समझ में आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका जो भी कमेंट है, कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख लो। अगर आपको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, कुछ एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर मेरी मेल आईडी के ऊपर आप मेल कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।